Dear students, today we are going to discuss our first lesson of history, French Revolution. But as you know, French Revolution took place on 14 July 1789. You know that on 14 July 1789, the condition of Paris was in alarming way. दूसरा आप ये पढ़ेंगे कि 14 जुलाई 1789 को लोगों ने बेस्टाइल पे जो पेरिस में सिचुएटेड था उस पर अटैक किया। पेरिस में जो बेस्टाइल था इट वाज ए फोर्ट्रेस प्रिजन और लोगों ने इस पर अटैक इसलिए किया कि उनको होप थी कि यहाँ पे होर्डेड गैदर्ड एमिनेशन मिलेगा। इन द आर्म्ड फाइट आगे चल के एक झगड़ा हुआ जिसके अंदर जो किले का कमांडर था वो मारा गया और उसमें से केवल सिलेक्टेड प्रिजनर्स थे वो रिलीज कराए गए। बट बेस्टाइल के फोर्ट से सब लोग नफरत करते थे। इट वॉज हेटेड बाई ऑल बिकॉज इट वॉज स्टूड या इट वॉज द सिंबल फॉर द डेस्पोटिक पावर ऑफ किंग। इसलिए जब ये तोड़ा गया तो बेटा इसके जो पीसीज थे वो एज ए ऑक्शनिंग नीलामी के तौर पे मार्केट में बेचे गए और बहुत सारे लोगों ने इसको रखा। और इसके बाद में फ्रांस में इंसिडेंट ऑफ इवेंट्स या चेन ऑफ इवेंट्स डेवलप हो गया। अब हम पढ़ेंगे व्हाट वर द कॉजेज ऑफ फ्रेंच रिवोल्यूशन। डियर स्टूडेंट्स, बिफोर 1789 रिवोल्यूशन फ्रेंच सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेट्स। फर्स्ट स्टेट नोबिलिटी जिसमें किंग और किंग के परिवार के लोग थे। सेकंड स्टेट कैलर्जी या फर्स्ट स्टेट कैलर्जी कह सकते हैं जिसमें चर्च और चर्च रिलेटेड ऑफिशियल्स थे। और थर्ड स्टेट में कॉमन पीपल थे। जब फ्रेंच रिवोल्यूशन 1789 हुई, लुइस 16 वाज द किंग ऑफ फ्रांस। When he became king of France, he was 20 years old. He became king of France in 1774. He married, उसकी जो शादी थी ऑस्ट्रिया की जो प्रिंसेस थी मैरी एंटोनिएट उससे हुई। जब वो फ्रांस का रूलर बना, द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ फ्रांस वाज नॉट सो मच गुड। फ्रांस के जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज थे वो ड्रेन्ड हो चुके थे, वो बह चुके थे। अर्थात फ्रांस ने अमेरिका को इंडिपेंडेंट होने में मदद की थी। अमेरिका के ऊपर बेटा ब्रिटेन का कब्जा था और ब्रिटेन हमें फ्रांस का दुश्मन था। दूसरा, वर्साई का जो महल था उसको मेंटेन करने में बहुत पैसा खर्च किया जाता था। लुइस 16 ने ये हमने बताया कि फ्रांस को इंडिपेंडेंट होने में मदद की, जिसके कारण वहाँ पे बहुत बड़ा लोन के तौर पे पैसा कर्जे पे हो गया। लैंडर्स ने जो गवर्नमेंट को पैसा उधार दे रहे थे दे वर चार्जिंग 10% एनुअल इंटरेस्ट रेट, जो कि स्टेट की इनकम का एक बड़ा हिस्सा यहाँ पे जा रहा था। इसलिए रेगुलर एक्सपेंसेस को मेंटेन करने के लिए राजा ने ये डिसाइड किया कि एक नया टैक्स इम्पोज करेंगे। नया टैक्स इम्पोज करने के लिए उस समय राजा के पास केवल यही पावर होती थी कि वो स्टेट्स जर्नल की मीटिंग बुला सकता था। सर, स्टेट्स जर्नल क्या था? एक पॉलिटिकल बॉडी थी, उसकी मीटिंग बुला सकता था। बाकी टैक्स लगेगा या नहीं ये वो मीटिंग डिसाइड करती थी। फ्रांस में बिफोर 1789 जितने भी इंस्टीट्यूट्स होती थी, जितनी भी सोसाइटी के नॉर्म्स होते थे, सोसाइटी में डिवीजन होता था, उसको ओल्ड रिजाइम के नाम से जाना जाता था। फ्रांस में 90% पॉपुलेशन थर्ड कैटेगरी या थर्ड स्टेट से बिलोंग करती थी और 10% पॉपुलेशन कैलर्जी और नोबिलिटी की थी। ये जो 10% पॉपुलेशन है ये किसी प्रकार के कोई टैक्स नहीं देते थे, बट इनके पास स्पेशल राइट्स थे, स्पेशल प्रिविलेजेस थे ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ। टैक्स कोई पे नहीं करते थे, बट बहुत सारी फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट की तरफ से एंजॉय करते थे। जबकि थर्ड स्टेट के लोग थे उनके पास कोई फैसिलिटीज़ नहीं थी और हर प्रकार का टैक्स वो पे करते थे। जैसे लिवरे फ्रांस की करेंसी थी जिसको 1794 के बाद में डिसकंटिन्यू कर दिया गया। टिथ एक टैक्स था जो कि रिलीजियस टैक्स था, जो कि चर्च चार्ज करता था और एग्रीकल्चर का 10% होता था। टिले ये एक टैक्स था, ये डायरेक्टली गवर्नमेंट चार्ज करती थी। देन स्ट्रगल टू सर्वाइव। फ्रांस की पॉपुलेशन 1715 में 23 मिलियन थी। 1789 अर्थात इन 60-70 ईयर्स में जो ये पॉपुलेशन थी ये इंक्रीज होकर 28 मिलियन। इट मीन्स 4 more मिलियन पॉपुलेशन ऐड हो गई। इससे फूड ग्रेन्स की डिमांड बढ़ गई। बट फूड ग्रेन्स की डिमांड बढ़ी तो प्रोडक्शन ही बढ़ा, बट प्रोडक्शन उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ा जिस तेज़ी से बढ़ना चाहिए था। इसलिए फूड के रेट्स बढ़ गए। जो वर्कर्स एम्प्लॉई थे, जो वर्कशॉप फैक्ट्रीज में काम करते थे, उनकी वेजेज महंगाई के अनुसार नहीं बढ़ी, इसलिए वो इन इंक्रीज्ड प्राइसेज के साथ स्टेप मेंटेन नहीं कर पाए। इस प्रकार रिच और पुअर में गैप बढ़ता गया। जब कभी ड्रोट हो जाता, हिल स्टॉर्म हो जाता, लोगों की सिचुएशन और भी ज़्यादा खराब
हो जाती थी वो सब्सिस्टेंस क्राइसिस में थी। देन मिडिल क्लास का ओरिजिन होता है। मिडिल क्लास में लॉयर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, प्रोफेसर्स, फिलोसफर्स ये लोग थे। ये लोग पढ़े लिखे थे। ये लोग डिवाइन थ्योरी ऑफ रूल में बिलीव नहीं करते थे। ये तो चाहते थे कि ए मैन शुड बी नोन बाई हिज और हर एबिलिटीज़। एक इंसान अपनी एबिलिटीज से जाना चाहे, न कि वो किसी नोबल ब्लड में या किसी बड़े खानदान में पैदा हुआ। एक व्यक्ति को सोसाइटी में जो फैसिलिटीज़ हैं उसके कर्मों से नहीं मिले, न कि जन्म के अनुसार मिले। ऐसा ही एक राइटर जीन जैक्स रूसो था। उसने सोशल कॉन्ट्रैक्ट नाम की बुक लिखी। वो चाहता था रिप्रेजेंटेटिव टाइप गवर्नमेंट हो। ऐसा एक जॉन लॉक था, उसने टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट नाम की बुक लिखी। उसने अपनी बुक में डिवाइन थ्योरी ऑफ रूल को रिजेक्ट किया और एब्सोल्यूट राइट ऑफ मोनार्च है उसको रिजेक्ट किया। लाइकवाइज स्पिरिट ऑफ लव, ये मोंटेस्क्यू के द्वारा लिखी गई बुक थी। इसने कहा कि पावर राजा के हाथ में ना होके बेटा पावर है वो गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स के बीच में, जैसे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी है, उसके बीच में डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। ये मॉडल फर्स्ट ऑफ ऑल अमेरिका में फॉलो किया गया जब 13th कॉलोनीज ब्रिटेन से आज़ाद हुई। अमेरिका ने अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में अपने सिटीजन्स को फंडामेंटल राइट्स वगैरह ये चीज़ें भी दी गई। इस प्रकार जो फिलोसफर्स के आइडिया थे, चाहे वो जॉन लॉक हो, चाहे वो रूसो हो, वो अब पब्लिक प्लेस में भी डिस्कस होने लगे। देन वी आर गोइंग टू डिस्कस कि रिवोल्यूशन स्टार्ट हुई तो क्या हुआ। लुइस 16 ने, जैसा हमने पढ़ा, स्टेट जर्नल की मीटिंग बुला रहा था। स्टेट जर्नल एक पॉलिटिकल बॉडी थी। वो भी पास्ट में नियम ये था कि 300 मेंबर्स वुड कम फ्रॉम फर्स्ट स्टेट, 300 फ्रॉम सेकंड स्टेट। ये दोनों साइड में फ्रंट में बैठेंगे। 600 मेंबर थर्ड स्टेट से होंगे, वो इनके बैक साइड में स्टैंडिंग कंडीशन में होंगे। और यहाँ पे 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू नहीं होगा, पूरे ग्रुप का ही एक वोट होगा। इट मीन्स 1 वोट थर्ड स्टेट का, 1 वोट सेकंड स्टेट का एंड 1 वोट फर्स्ट स्टेट का। इट मीन्स यहाँ पे जो टैक्स लगाने का प्रपोजल है वो 2:1 से पास हो जाएगा। इट मीन्स कि थर्ड स्टेट के लोगों की 600 नंबर होने पर भी वैल्यू उनसे कम है। राजा यही सिस्टम फॉलो करना चाहता था। थर्ड स्टेट के लोग इस सिस्टम के फेवर में नहीं थे। वो चाहते थे 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू होनी चाहिए। राजा ने इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया और लोगों ने जो स्टेट जर्नल की मीटिंग होनी थी उसको बाइकआउट कर दिया। ये लोग 20 जून 1789 को बिफोर फ्रेंच रिवोल्यूशन वर्साई के ग्राउंड में टेनिस कोर्ट में असेंबल हुए। यहाँ पे इन्होंने अपना नाम नेशनल असेंबली रखा। इन्होंने ओथ लिया कि जब तक वो फ्रांस के लिए ड्राफ्टिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं करेंगे और जिसके तहत उस कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग वो राजा की पावर्स के ऊपर बैन नहीं लगा देंगे, तब तक वो नहीं उठ के जाएंगे, अर्थात यहीं पे काम करेंगे। मीराबाऊ और अबेसियस, मीराबाऊ जो कि एक नोबिलिटी में बोर्न हुआ था, वो भी नहीं चाहता था कि स्पेशल प्रिविलेजेज वाला कंसेप्ट हो। उसने एक मैगजीन निकाली। उसने जो वर्साई की असेंबली में मीटिंग चल रही थी थर्ड स्टेट के लोगों की, उसमें उसने पावरफुल स्पीचेज भी दी। इसी प्रकार एबेसियस एक प्रिस्ट फैमिली में जन्मा। बेटे वो भी चाहता था कि ये जो स्पेशल राइट्स हैं ख़त्म हो। उसने एक पम्पलेट निकाला कि व्हाट इज़ द थर्ड स्टेट। इस प्रकार नेशनल असेंबली ड्राफ्टिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन करने लगी। उस दौरान फ्रांस की सिचुएशन बड़ी ही ख़राब थी, बहुत ही ज़्यादा कोल्ड थी, ब्रेड के प्राइसेस बढ़ गए थे। जो शॉपकीपर्स थे वो नेचुरल शॉर्टेज थी एज वेल एज आर्टिफिशियल शॉर्टेज ऑफ ब्रेड क्रिएट की और वो इस चीज़ का बेनिफिट लेना चाहते थे। और लास्ट में पब्लिक ने 14 जुलाई को इन दुकानों को तोड़ दिया। विलेजेज में र्यूमर फैल गया कि राजा ने अपने ग्रुप को ऑर्डर दे दिया है कि जो भी फसल है, क्रॉप्स हैं, उसको डिस्ट्रॉय कर दो। फार्मर्स डर गए, इसलिए उनके पास चाहे वो पिचफोर्क हो अथवा फावड़ा, कुहाड़ा, जेड़ी जैसे जो इंस्ट्रूमेंट्स थे फार्मर्स के, वो लिए और इनके महलों के ऊपर, घरों के ऊपर अटैक करने लगे। यहाँ पे जो भी ग्रेन की स्टोरेज थी या रिकॉर्ड ऑफ टैक्स था, वो सब इन्होंने छीन लिया और जला दिया। आगे चल के लुइस 16 ने नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी। लुइस 16 ने ये स्वीकार भी कर लिया कि मैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्च बनने के लिए तैयार हूँ। 4 अगस्त 1789 को नेशनल असेंबली ने एक कानून पास किया जिसके तहत जो भी स्पेशल प्रिविलेजेस होते थे सबको ख़त्म कर दिया गया। इस प्रकार ये सिस्टम ऑफ हुआ। अब 1791 में कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया। जो 1789 में लोग जो इंडोर टेनिस कोर्ट में असेंबल हुए थे, इन्होंने क्या लिखा, एक
संविधान लिखा। उस संविधान के अकॉर्डिंग, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग मोनार्च की पावर्स को लिमिट कर दिया। अब वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्च है। अब जो पावर्स हैं वो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी के बीच में दे दी गई। इस प्रकार फ्रांस एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची होगा। जो फ्रेंच रिवोल्यूशन थी, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 था, उसके अकॉर्डिंग जो नेशनल असेंबली ने लिखा, उसमें दो ग्रुप बना दिए गए, एक्टिव एंड पैसिव सिटीजन्स। एक्टिव सिटीजन्स मीन्स जेंट्स अबाउ द एज ऑफ 25 और 3 डेज की सैलरी के बराबर टैक्स देते हैं, जबकि पैसिव सिटीजन में सभी वुमेन, जेंट्स बिलो द एज ऑफ 25 एंड जेंट्स अबाउ द एज ऑफ 25 बट हु वर नॉट पेइंग एनी काइंड ऑफ टैक्स। बट इसमें कुछ एक जो राइट्स भी दिए, इसमें टाइटल लिखा गया डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। इसके तहत राइट टू लाइफ मीन्स किसी व्यक्ति का जीवन नहीं छीना जाएगा, फ्रीडम ऑफ स्पीच मिली, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन मिला, इक्वलिटी बिफोर लॉ मिला, वर स्टेब्लिश्ड, इन सबको नेचुरल और इनएलिएनेबल लाज कहे गए। ये हर व्यक्ति को जन्म के आधार पर मिले। देन आप देखेंगे बिफोर 1789 रिवोल्यूशन, अर्थात इन 18th सेंचुरी, बेटा वहाँ पे बहुत सारे सिंबल्स यूज किए जाते थे। क्यों यूज किए जाते थे? क्योंकि उसमें इलिटरेट बहुत लोग थे। मैसेज को पास करने के लिए, मैसेज कन्वे करने के लिए, जैसे ब्रोकन चेन, इट वॉज द सिंबल ऑफ बिकमिंग ए स्लेव फ्री। बंडल ऑफ रोड्स, इट वॉज ए सिंबल दैट यूनिटी लाइज इन, या स्ट्रेंथ लाइज इन यूनिटी। आई विद इन ए ट्राइंगल रेडिएटिंग लाइट, इट मीन्स जो अंधेरा है वो इग्नोरेंस का प्रतीक है, और जो ज्ञान है वो प्रकाश का प्रतीक है। इसी प्रकार सेप्चर, ये रॉयल पावर का प्रतीक था। इसी प्रकार स्नेक बाइटिंग इट्स टेल टू फॉर्म ए रिंग, इसका मतलब है इटर्निटी मीन्स अनंत। रेड कैप या रेड फिरान कैप, ये कोई स्लेव जो फ्री हो गया था वो पहनता था। ब्लू वाइट रेड फ्रांस के नेशनल कलर्स थे। दूसरा विंग्ड वुमेन, पर्सोनिफिकेशन ऑफ ला था। ला टैबलेट मीन्स ऑल आर इक्वल बिफोर ए लॉ। अब फ्रांस अबोलिशेज मोनार्ची। जैसे हमने कहा कि फ्रांस में मोनार्ची हट गई, जहाँ वहाँ का राजा था वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्च बन गए। बट राजा ने अंडरग्राउंड अदर कंट्रीज के जो किंग्स थे उसके साथ सेटलमेंट किया, और ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्च बना था इस चीज़ से वो खुश नहीं था। बट नेशनल असेंबली को पहले ही पता चल गया, 1792 में वोटिंग हुई, और जो पर्सिया और ऑस्ट्रिया जैसे देश जो लुइस 16 को मदद करने वाले थे उनके खिलाफ युद्ध स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे लोगों ने एक मर्सिलेस नामक जगह पे एक गीत लिखा। रोजर डी आइलेजल नाम के व्यक्ति ने लिखा। ये फर्स्ट टाइम मर्सिलेस नामक प्लेस से गाया गया, इसलिए नाम इसका मर्सिलेस रहा, और इसको नेशनल एंथम का नाम दिया गया। आगे चल के आप देखेंगे ये युद्ध थे, इनसे बड़ा लॉस हुआ, बहुत ही सारे लोगों को बड़ी तकलीफ हुई। आगे चल के आता मैक्सिमिलियन रोब्सपियर। बेटा एक जैकोबियन क्लब था, उसके हेड मैक्सिमिलियन रोब्सपियर थे। ये बेटा एक स्ट्रिप्ड ट्राउजर्स पहनते थे, एंकल लेंथ तक पहनते थे। ये इसलिए पहनते थे ताकि फैशनेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी से दूर रह सकें। इनको दोज विदाउट नी ब्रीचेज के नाम से जाना जाता था। और एट लास्ट ऑन 21 सितंबर 1792 में फ्रांस में मोनार्ची अबोलिश हो गई और फ्रांस को एक रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया गया। नेक्स्ट ऑन 21 जनवरी 1793 लुइस 16 को फांसी की सज़ा दी गई एक पब्लिक प्लेस पे, पैलेस डी ला कॉनकॉर्ड नामक प्लेस पे, और कुछ दिनों बाद में उसकी पत्नी के साथ भी ऐसा ही हुआ। इसी प्रकार था रेन ऑफ टेरर। रेन ऑफ टेरर मैक्सिमिलियन रोब्सपियर का पीरियड था। ये कन्वेंशन कह सकते हैं, कन्वेंशन का रूलिंग पीरियड था। फ्रांस में 1793 टू 1794 का जो टाइम था ये रेन ऑफ टेरर के नाम से जाना जाता था। इस समय मैक्सिमिलियन रोब्सपियर ने बड़ी कंट्रोल और हार्ड पॉलिसी फॉलो की। उसके जितने भी रिपब्लिक के में बिलीव करने वाले लोग, एक्स नोबिलिटी के लोग, कैलर्जी के लोग, अदर पॉलिटिकल पार्टीज़ के मेंबर्स, इवन तक उसकी पॉलिटिकल पार्टी से जो लोग एग्री नहीं थे उनको अरेस्ट कराता, ट्रायल कराता एक कोर्ट के द्वारा, और इफ़ दे वर फाउंड गिल्टी तो उनको ग्लिटाइंड नामक एक मशीन थी जिससे व्यक्ति का ब्लेड लगी होती थी, ग्लिटाइंड कर दिया जाता था। बट उसने कुछ अच्छे काम भी किए, जैसे उसने बेटा वेजीज अर्थात मजदूरी रेट फिक्स कर दिए, एसेंशियल थिंग्स के रेट फिक्स कर दिए, मीट और ब्रेड की राशनिंग कर दी, और फिक्स कर दिया कि एक व्यक्ति इतना ही परचेज कर सकता है। इसी प्रकार सिटीज़ में जिनके पास बड़े घर थे उनको पार्टीशन कर दिया गया। इसी प्रकार उसने कॉमन जो टाइटल्स थे लोगों के बोलने की वो सब कॉमन कर दिए। बट एट लास्ट 1794 में भी
उसको फांसी की सजा देगी। देन जैक डायरेक्टरी का रूल आता है, किसके बाद में? कन्वेंशन के बाद में। कन्वेंशन के बाद में डायरेक्टरी आई। बेटा इसमें 2 लेजिस्लेटिव असेंबली बनी, 5 डायरेक्टर्स बनी, बट ये लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स और डायरेक्टर्स आपस में लड़ते रहते थे। इस सिचुएशन का फ़ायदा नेपोलियन ने उठाया और 1804 में फ्रांस का रूलर बन गया। फ्रांस का रूलर बन गया। अब हम देखेंगे क्या फ्रांस में महिलाओं ने कोई सेपरेट रिवोल्यूशन भी किया? यस, हम आपने कहा था महिलाओं को ऑलरेडी 1791 के कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिक सिटीजन्स बना दिया गया था। इसलिए महिलाओं ने बहुत सारे अपने पॉलिटिकल क्लब सेटअप किए वुमेन ने। जैसे मोर देन 60 पॉलिटिकल क्लब्स थे। एक था सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी वुमेन, इसी प्रकार रिपब्लिक वुमेन। ये महिलाओं के क्लब्स थे जो महिलाओं के लिए राइट टू वोट और अदर राइट्स के लिए काम कर रही थी। अब रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट ने थोड़े बहुत अच्छे काम भी किए, जैसे इनके लिए गवर्नमेंट की तरफ से स्कूल ओपन किए गए, लड़कियों के लिए स्कूलिंग कंपलसरी की गई, लड़कियां अपनी मर्जी से, पेरेंट्स की मर्जी से दूर जाके शादी कर सकती थी। डिवोर्स, शादी को एक कॉन्ट्रैक्ट बनाएगा, डिवोर्स के लिए मेल या फीमेल में कोई भी अप्लाई कर सकता था, महिलाएं ट्रेनिंग भी ले सकती थी। बट ड्यूरिंग द रेन ऑफ टेरर का पीरियड था, मैक्सिमिलियन रोब्सपियर का पीरियड था, महिलाओं के साथ बहुत ही बुरा हुआ। उनके जो भी पॉलिटिकल क्लब्स थे वो बैन हुए, बट महिलाओं को लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी अपने वोटिंग राइट्स के लिए, इक्वल वेजेज के लिए। और फाइनली 1946 में फ्रांस में भी महिलाओं को राइट टू वोट मिल गया। अब हम पढ़ेंगे अबोलिशन ऑफ स्लेवरी, नोट अबोलिशन ऑफ स्लेवरी। बेटा फ्रांस में जिस प्रकार एनिमल्स की परचेजिंग होती है ऐसे इंसानों की भी होती थी। फ्रांस में इसको, जैसे फ्रांस के लोग थे, एक ट्रायंगल बन गया। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से लोग परचेज होते थे, अमेरिकन कॉन्टिनेंट में काम कराया जाता था और वो प्रोडक्शन होता था, वो यूरोपियन कॉन्टिनेंट में आता था। इस प्रकार फ्रांस के बोर्डेक्स और नेंटेस रूपी जो सिटीज़ थे, जो अफ्रीकन कोस्टल एरियाज में जाते थे, वो बड़े ही डेवलप हो गए। बट फाइनली 1794 में फ्रांस और फ्रांस की जहाँ कॉलोनीज थी वहाँ पे बेटा जो कन्वेंशन ने स्लेव सिस्टम था इसको बैन किया। बट समय के साथ ये फिर रीस्टार्ट होगा और आखिर में 1848 में इनको बिल्कुल ही बैन कर दिया गया। फिर आप देखेंगे कि एवरीडे लाइफ एक्टिविटीज़ में कि किस प्रकार सॉन्ग्स, प्लेज, ये चीज़ें हुई। नेपोलियन था, फ्रांस का रूलर बना, फ्रांस में यूरोप का मॉडर्नाइजर बना, उसने बहुत सारी अच्छी बातें लागू की। बट एट लास्ट ही वाज डिफीटेड इन वाटरलू in 1815 by the 4 countries Austria, Russia, Persia and England. Okay, there were 3 legacies of French Revolution: fraternity, equality and liberty. Okay.